ड्रग्स का प्रभाव जिस तरीके से बढ़ रहा था, मैं सीएम साहब के साथ बैठ के कह रहा था, मैं कहा 80 पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना दिया, हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम दवाड़ी को भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट का स्वरूप दें कि लॉ एंड ऑर्डर इस इलाके का और बेहतरी के साथ हम संभाल पाए। और आज खुशी, आज मैं आया रेस्ट हाउस में, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, नया पुलिस डिस्ट्रिक्ट दिवाली जैसे इलाके में अब 4 डीएसपी बैठेंगे, एसपी बैठेंगे, अपने आप है नशा तस्करों को पकड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो नशा तस्करी करते हैं उनको भी पकड़ने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा पीपे किसी के खिलाफ पीटे तो आपकी पार्टी के खिलाफ पीटे, जैसे सबसे बड़े दुश्मन आप थे। मुझे एक चीज बताओ, अपनी तो जीरी गेहूं की बेल्ट है ज्यादा, आधे ही सिर्फ सिरसा के अंदर थोड़ा, इलाहाबाद के अंदर थोड़ा नरमा होता है, नहीं तो चाहे नरवाना हो, टोहाना हो, रतिया हो, आधा फतेहबाद हो, रानिया हो, सरसा हो, कालावाड़ी हो, आधा डवाड़ी हो, या तो बासमती होगी या पीआर होगी, और सर्दियों में गेहूं होगी अप्रैल में। वो दिन भी याद है, इस मंडी के शेड में आया करते थे तो लाइन मेन रोड तक ट्रालियों की थी और किसान ऊपर सो रहा होता था। और आज मंडी के प्रांगण में खड़े हैं, 59 लाख मैट्रिक टन जीरी हरियाणा प्रदेश में खरीदी, 13,000 करोड़ रुपया 2 दिन में किसान के खाते में उसकी फसल खरीद के बाद भेजा। किसी एक किसान को भी ट्राली पे सोना पड़ा। बुजुर्ग, युवा साथियों, फसल खराब हो जाती थी, इंतजार करनी पड़ती थी, सरकार स्पेशल गिरदावरी कराएगी, सरकार पटवारी जी को भेजेगी। आज तो ताकत सरकार ने आपके मोबाइल में दे दी। आज फोटो खींच के सरकार को क्षतिपूर्ति पे भेज सकते हो कि हमारी फसल के नुकसान हुआ। और तो और ये जो 2020 के मुआवजे की बात सरबजीत जी कर रहे थे, इसमें सरकार की कमी नहीं। हमने तो मुआवजा बनाया भी, भेजा भी, वो कंपनी कोर्ट में गई, हम जीते, वो बड़े कोर्ट में गई, हम जीते, उससे बड़े कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट में। ये वकील साथी बैठे हैं, वो सनी देओल भी ठीक कहता था, तारीख पे तारीख, उसमें हम भी पीड़ित, किसान भी पीड़ित, मगर हम रुकेंगे नहीं। ये वादा मैं करता हूं, जो 2020 का हमारा मुआवजा बनता है 662 करोड़ रुपया, उस कंपनी से अगले 30 दिन में किसान के खाते में पूरी तौर पर भरवाने का है। और मेरे ख्याल से 672 करोड़ में से लगभग 200-250 करोड़ रुपए तो अपने अलग अलग किसानों के खातों में आ चुके। 2-3 ब्लॉक अपने सिरसा के हैं जिनमें ये दिक्कत आ रही है, और जो इस साल का भी है, जो अब नरमे के अंदर नुकसान हुआ, इसका भी सर्वे हो चुका है। क्योंकि इस बार हमने एक चीज जरूर करी कि जिसकी फसल के नुकसान हो जाए, और ये सीसीआई जैसे नरमा ये खरीद रही बगल में, इस खरीद के अंदर कोई किसान बेच के जाता है और उसकी लागत मूल्य से ज्यादा का बेच के जाता है तो खराबा नहीं है, सिर्फ इस मिसमैच ना हो जाए, उस कारण थोड़ी सी देरी हुई है। और ये चीज मैं बता दूं, जहां 12 जिलों के अंदर बाढ़ भी आई थी, उनका भी मुआवजा बन चुका है। और इस महीने के अंदर अंदर नरमे का हो, चाहे जीरी का हो, चाहे बाढ़ से किसी के घर परिवार के कोई और चीज को नुकसान हुआ, उस सब का मुआवजा सरकार दिसंबर में ही भिजवाने का काम कर। सरबजीत जी कह रहे थे सड़कों की, मुझे बड़ी खुशी हुई ज्ञापन पढ़ के। पहले डवाली आते थे, घूमते थे, चाहे डॉक्टर साहब के चुनाव में हो, श्रीमती नैना चौटाला जी के चुनाव में हो। मेरे ख्याल से ऐसा था कांग्रेस के राज में जैसे सिरसा कोई और ही देश का हिस्सा हो, है बलजीत जी? पाकिस्तान तो फिर भी ठीक है, ऐसी हालत कर दी जाती थी कि सिरसा के अंदर जो सड़क
पिछले राज में बनी थी, उसके बाद कारी नहीं लगाई। और आज खुशी है इस पूरे एक पेज की लिस्ट में क्या लिखा हुआ है। अबूब शहर से लोहगढ़ तक सिरसा सूरी मार्ग की 100 फुट के मार्ग पे अंडरपास बनाया जाए। इसका मतलब तो सड़कें दुरुस्त होगी। और मुझे खुशी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो 2500 किलोमीटर हरियाणा प्रदेश को मिले, उसमें सबसे अधिकतम अगर किसी एक जिले में इस्तेमाल हुए, क्योंकि यहां 15 सालों से कारी लगानिया कोई नहीं था, वो सिरसा जिले और डवाड़ी हल्के में हो। आज तो गोरीवाड़ा से 6 सड़कें निकलती है, 3 पहले बनी, 3 पे आज काम चल रहा है। आज डवाड़ी का बाईपास ले लो, मिनी बाईपास शेरगढ़ होके डवाड़ी गांव तक पूरी तौर पर दुरुस्त है। और तो और हमारे लिए डवाड़ी के लिए तो खुशनसीबी है, अमृतसर से लेके और वडोदरा तक जो ये नेशनल हाईवे जा रहा है, इसका 0 पॉइंट भी डवाड़ी है। जब गुजरात से चलोगे तो भी डवाड़ी चौटाला पड़ते आओगे, और अमृतसर चलोगे जब भी डवाड़ी चौटाला पड़ते आओगे। और तो और गडकरी जी के पीछे पड़कर हमने मंजूरी कराई कि डवाड़ी वालों को हरिद्वार जाने में बहुत टेढ़े हाईवे लेके जाने पड़ते हैं, और उनने मंजूर कर अब कैबिनेट सब कमेटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भेज दिया कि चौटाला से लेके सीवा गांव पानीपत तक का एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड, जैसे 152D बना है नॉर्थ साउथ एक्सप्रेसवे, वैसे ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे जो 9 हाईवे और एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा, वो अपने यहां से जाएगा। और सरबजीत जी, एक चीज मैं आपकी थोड़ी सी और बोलना चाहूंगा, जिसने भी आपको लिख के दी, 40 एकड़ पड़े हैं, एजुकेशन हब बनाओ। एजुकेशन हब तो पनियाड़ा मोटा भी है, चौटाला भी है। आज 40 एकड़ पदमा में हमें दे दो, हम इंडस्ट्रियल हब बना देंगे। इस हाईवे के बाद उद्योग आने की एक बहुत बड़ी संभावना इस इलाके में है। आज हमें पिछड़ा इसलिए बोलते हैं इस पूरी लोकसभा को कि उद्योग नहीं है, नरवाड़ा में नहीं है। अब जाके नरवाड़ा में HSIDC में ऑक्शन करे तो 4 नए उद्योग लगे। शुगर मिल लगी थी बुन्ना में, वो बंद होगी। शुगर मिल लगी थी आपके यहाँ पनियाड़ा, वो बंद होगी। ये व्यवस्था इंडस्ट्रियलाइजेशन की अब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और इसके अंदर सरकार की जमीन है, उसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द करा दो। और पद्मा योजना में हमने ये संकल्प लिया है कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 25 से लेके 100 एकड़ के छोटे इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे कि जिससे लघु उद्योग को और ज्यादा ताकत मिले। हमारे जो लोकल उद्योग है, जैसे डवाड़ी की बात कर लेता हूं, परले गांव जो अपने गंगा के साथ वाले हैं, ये गेहूं वाली छलनी सी बनाते हैं, रोटी रखने वाले डप्पड़ से बनाते हैं। ये धीरे धीरे कला खत्म हो रही है, हमें अपनी संस्कृति और इस कला को भी बचा कर रखना। वही नए उद्योगों को भी ये उम्मीद विश्वास देना है कि वो इस इलाके को और आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग मिले। वही दूसरी ओर साथियों, एक चीज मैं कहूंगा, 10 की ताकत के साथ आपने भेजा था, और हमने कई ऐसे परिवर्तन किए, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को पंचायती राज में हिस्सेदारी देने की बात हो। आज इसका प्रचार करने की जरूरत है कि मेंबर पंचायत हो, मेंबर ब्लॉक समिति हो, मेंबर जिला परिषद हो, सरपंच हो, चेयरमैन हो, आज हर दूसरी सीट को सुशोभित करने वाली एक मेरी माता बहन है। यह इसलिए मुमकिन हो पाया कि राज में थारी हिस्सेदारी थी। आज राशन डिपो के अंदर 33% हिस्सेदारी मेरी माताओं बहनों को मिली, क्योंकि राज में आपकी हिस्सेदारी थी। ये 75% कानून अभी बंद नहीं हुआ, छापनिए तो बहुत छाप गए। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी है SLP की, पूरी लड़ाई लड़कर इसको वापिस विकेट करा कर लाएंगे। ये तो हरियाणा के भविष्य का कानून है। मैं वो जजमेंट पढ़ रहा था 84 पेज की, वकील साथी भी उसको पढ़ के आपको बता देंगे। लिखा हुआ है कि आप
आर्टिकल 15-19 की वायलेशन कर रहे हो। हम तो सरकारी नौकरी में तो नहीं दे रहे, वायलेशन किस चीज की? अगर ये वायलेशन है तो गुजरात में बंद होना चाहिए, उत्तराखंड बंद होना चाहिए, हिमाचल बंद होना चाहिए। और इस देश का सबसे पहला कानून जो भाषा पे था, मार्शी एक्ट, महाराष्ट्र में बंद होना चाहिए। और अगर उसको बंद नहीं किया जा सकता तो हमारे प्रदेश में हरियाणवियों के रोजगार की व्यवस्था बनानी चाहिए। साथियों, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, बाहर की तरफ से मांग है कि रेगुलर एडीजे यहां पर बैठना चाहिए। मैं तो चाहूंगा आपकी बार रेजोल्यूशन पारित कर जो आपके इंस्पेक्टिंग जज है उन तक पहुंचाने का काम करे। जैसे ही हाईकोर्ट लॉ मिनिस्ट्री को भेजेगा, हरियाणा सरकार उसकी मंजूरी भी देने का काम करेगी। मेरे पास अब तक 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लिखित में आया था। ये मनदीप जी बैठे प्रधान होते थे हिसार बार को कि चेंबर्स की जमीन दो, और मुझे खुशी है कि पहली जमीन हिसार बार में मिली तो चौधरी देवीलाल जी के समय मिली, दूसरे चेंबर मिले तो चौटाला साहब दे के गए, और तीसरा इस राज्य में हमने देने का काम किया। वैसे ही एडिशनल अधिवक्ताओं के लिए अगर जगह चाहिए तो प्रपोजल जल्द भिजवा दो और उसकी मंजूरी दिलवाना मेरा काम है। कि जो हमारी उम्र के नए वकील आ रहे हैं उनको चेंबर मिलने बड़े मुश्किल है, और पता नहीं प्रॉपर्टी में तो आग लगते देखे, वकीलों के चेंबरों में तो आग से भी ज्यादा स्पीड से पेट्रोल जलता है। 50-50, 60-60 लाख के छोटे छोटे कमरे हैं। मैं तो एक चीज आज जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि संगठन की ताकत को बढ़ाओ। हम संगठित होकर, मजबूत होकर बढ़ेंगे तो हम चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के कंधों की ताकत बनकर प्रदेश में अपने संगठन को सबसे मजबूत कर पाएंगे। इसके लिए आज से घर घर जाना पड़ेगा। 10 महीने से कम का समय रह गया और लोकसभा में तो सारे 100 दिन रह गए। चाबी को घर घर तक पहुंचाओगे, नए सदस्य जोड़ोगे। कोई पीछे रह गए थे अपने से, मन बहुतों का है आने का, सिर्फ टोकने की जरूरत है। और समय पे टोक लोगे तो वो लोग आपकी ताकत बनेंगे। ये सोचोगे नहीं वो तो आया नहीं, उस समय गाली देता था, इसको नहीं लेना चाहिए। साथियों, बूंद बूंद जोड़े घड़ा भरता है और बूंद बूंद जोड़े समंदर बनता है। अगर जननायक जनता पार्टी को समंदर जैसा विशाल बनाना चाहते हो तो उस एक एक बूंद को हंस की तरह चुगना शुरू करो, जब आपकी ताकत बढ़ेगी। और जो बात मैंने कही थी सीकर के अंदर भी और जितनी हमारी सभाएं थी, उसको संकल्प मान लो कि सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार, ये 4 चीज कर दोगे अगले 10 महीने, चौधरी देवीलाल जी बड़ा बदलाव हरियाणा प्रदेश में लाने का काम करो। और मैं मानता हूं आज इस संकल्प दिवस में हमारे लिए तो सबके लिए, परिवार के लिए एक इमोशनल सा पल है कि ये सौभाग्य हमें मिला है कि जिस जगह पर चौधरी देवीलाल जी का स्टैचू सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने उनके निधन के बाद लगाया था, आज उस महान शख्सियत, किसानों के मसीहा सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का स्टैचू लगवाने का काम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने किया। ये हमारा सौभाग्य है कि दोनों पगड़ी बदल भाई, जिनकी मिसाल केवल मात्र हरियाणा पंजाब ही नहीं, अपने देश में भी और विदेश में भी जितने भारतीय बैठे हैं देते हैं, कि उनने कठिन से कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आज यहां से जाते वक्त सबसे आग्रह करूंगा कि किलियावाड़ी डवाड़ी बॉर्डर पर जाकर उन दोनों भाइयों को पुष्प अर्पित कर कर अपने नमन करते हुए आप जाने। साथियों, मेरा यह मानना है कि वो हमारे लिए दोनों प्रेरणा स्रोत है।
उन लोगों का जीवन हमारे लिए एक मिसाल है। चाहे जेल का समय था तो साथ नहीं छूटा, विपरीत परिस्थिति थी तो साथ नहीं छूटा। और ये समय तो मैंने भी सुना है कि जेल के अंदर भी जब उनको दूसरी पार्टी के नेता जो राज में बैठे थे वो कहते थे मिलने मत जाना नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, तो सुबह सुबह जाकर मिलके आया करते थे। हरियाणा पंजाब के कई विषय रहे। अभी पत्रकार साथी कह रहे थे जी SYL का इशू था, ये इशू था। मुझे लगता है इन दोनों की दोस्ती इन इशू से बहुत मजबूत और बहुत बड़ी थी। और आज इस दोस्ती को चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने अमर कर दिया। वो जो दृश्य वहां है जहां दोनों भाई एक दूसरे के साथ खड़े होकर नई पीढ़ियों को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये हमारी उम्र के तो लिए तो प्रेरणा है ही है। जो हमारी अगली पीढ़ियां आएंगी, ये 100 साल तक की ये जोड़ी की जो आज वहां एकता दिखी है, ये मिसाल बनकर एक ऐसा स्थल बन जाएगी जिसको लोग धोखा करेंगे, याद करेंगे, नमन किया करेंगे। मैं तो पूर्ण सभी से यही आग्रह करूंगा कि जब रैली के समापन के बाद आप सब घर की ओर प्रस्थान करें तो वहां जाकर चौधरी देवीलाल जी को, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को नमन जरूर करने का काम करें। एक मेरी विनती सभी साथियों से है कि जो सदस्यता अभियान पार्टी का चल रहा है, इस सदस्यता अभियान की ताकत को समझो। मैं कई जगह देखता हूं कि जो चौधरी देवीलाल जी के सिपाही एक आदमी 100 कांग्रेसियों पर भारी होता था, आज अपने वाला कतरा जाता है। कतराने की जरूरत नहीं है, ये छल्ले हाथ में बांध लो, घर पे गाड़ी पे झंडा लगा लो, इतना ही कर लोगे, ये कांग्रेसियों का आधा खून वैसे बढ़ जाएगा। मगर ये ताकत आपको दिखानी पड़ेगी साथियों। मैं तो इसी के साथ आज आप सब आए करते हुए इस नव संकल्प सिरसा लोकसभा की रैली का हिस्सा बने, आभार प्रकट करता हूं। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जोरदार स्वागत करने का आप लोग काम करें। चौधरी अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं आमंत्रित करूंगा सिरसा की हमारी सारी टीम को कि हल्दर देकर, किसान की मिसाल देकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का स्वागत करते हुए उनको यहां बुलाने का काम करें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी का जहां आभार प्रकट करेंगे। भाई तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां बजा करके। और जो साथी खड़े, मैं कहूंगा वहीं बैठने का कष्ट करें। मैं आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को आपके बीच में बुलाऊं नारे लगाते हुए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोनों हाथ उठाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्हें एक बार तालियां बजा करके, तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने नेता का स्वागत करें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग सिरसा संसदीय क्षेत्र की इस नव संकल्प रैली में उपस्थित डबवाली मंडी के इस पावन पवित्र प्रांगण में संसदीय क्षेत्र के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर से आए जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य, अजीज प्यारे बच्चों,
माताओं और बहनों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, हरियाणवी संस्कृति को अपने दम पर जिंदा रखने वाले कलाकार दोस्तों और मंच आसीन जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश इकाई के हमारे अध्यक्ष, सादगी के प्रतीक सम्माननीय सरदार निशान सिंह जी, आपके हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजीज दुष्यंत चौटाला जी, हमारे राजस्थान इकाई के प्रदेशाध्यक्ष भाई पृथ्वीराज जी मील, हरियाणा सरकार के मंत्री भाई अनूप धानक जी, मंच संचालन कर रहे पार्टी के प्रदेश के मुख्य महासचिव अजीज दिग्विजय चौटाला जी, पार्टी के संगठन सचिव माननीय राजेंद्र लितानी जी, मुख्य महासचिव सम्माननीय राधेश्याम शर्मा जी, भाई सरबजीत सिंह जी मसीता, पूर्व विधायक भाई कृष्ण कंबोज जी, श्री रमेश खटक जी, श्री पृथ्वी लंबरदार जी, हमारे जिला इकाई के अध्यक्ष माननीय अशोक वर्मा जी, फतेहाबाद जिला इकाई के अध्यक्ष रविंदर बेनीवाल जी और जींद इकाई के अध्यक्ष सम्माननीय कृष्ण राठी जी, सरदार जगरूप सिंह जी, भाई जगसीर सिंह जी मांगेणा, चौधरी रणधीर सिंह जी, महिला अध्यक्ष हमारी बहन शारदा सिहाग जी, पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्री बहन सरोज डूडी जी, हमारे जुलाना के विधायक मेरे अजीज भाई अमरजीत ढांडा जी और सम्मानित मंच, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज पार्टी का छठा स्थापना दिवस हम यहाँ पे मना रहे हैं। जहाँ पार्टी का छठा स्थापना दिवस मना रहे हैं, वहीं सम्माननीय चौधरी देवीलाल जी और सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की उस दोस्ती की मिसाल को भी हम यहाँ पे मना रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की डेथ के बाद पहला स्टैचू सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने हरियाणा पंजाब की सीमा पे देश के बड़े नेताओं को बुला करके स्थापित करने का काम किया था। और आज सरदार सुखबीर सिंह जी बादल कह रहे थे कि आज इस जगह को पूरा करने का काम आप लोगों ने किया है। सरदार प्रकाश सिंह जी डेथ के बाद देश में उनका पहला स्टैचू कहीं स्थापित हुआ है तो वो चौधरी देवीलाल जी के बराबर आपके डबवाली और किलियावाली की सीमा पर स्थापित हुआ है। ताउम्र उन्होंने कमेरे वर्ग के लोगों के लिए, गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, जेलें काटी, अनेक प्रकार की तकलीफें झेली, इमरजेंसी जैसे काले कानूनों के तहत सजा भुगतने का काम किया, पर कभी अपनी बात से टस से मस नहीं हुए, कभी झुके नहीं और कभी रुके नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे। आज दोनों भाइयों के वो स्टैचू बराबर स्थापित हुए हैं और आशीर्वाद देते हुए है। नई पीढ़ी के लोग जब वहाँ से गुजरेंगे तो उनसे प्रेरणा लेंगे, उनसे सीखने का काम करेंगे। और हम और आप तो शायद दशकों तक हैं, परंतु वो तो सदियों सदियों तक रहेंगे।
इसलिए जैसा अजीत दुष्यंत आपको कह रहे थे कि जाने से पहले आप जाते समय उनको पुष्प अर्पित करते हुए जाना, उनका आशीर्वाद लेते हुए जाना। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातें आपके बीच में की है। मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूँगा। प्रचार प्रसार का युग है। आप लोग रोजाना रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते हो, और उससे भी तेज चलने वाली चीज़ आजकल ये सोशल मीडिया है। ये मोबाइल फ़ोन हर एक की हाथ में है, हर एक की जेब में है, जिससे हमसे भी ज़्यादा जल्दी जानकारी पल पल की आप तक पहुंचती है। मिशन 2024 शुरू हो चुका है, और जैसा दुष्यंत बता रहे थे कि लोकसभा के चुनाव के तो शेष 100 दिन बाकी है। हमें मिशन 2024 के तहत ये 5वां आयोजन आज दिवाली में आपके समक्ष इस प्रांगण में करने का अवसर मिला है। 5 संसदीय क्षेत्रों के और कार्यक्रम आगामी 100 दिन में हम करेंगे। ये एक जनसंपर्क अभियान है। प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। सिरों की गिनती से ही ये फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। जिस तरीके से आज आप लोगों ने यहाँ अपनी ताकत को प्रदर्शित किया है, इस 100 दिन के बचे हुए समय में आप लोगों ने घर घर जा कर के पार्टी के नीति, कार्यक्रम, प्रोग्राम के बारे में लोगों को जागृत करने का काम करना है, अलख जगाने का काम करना है। ये मंच पर बैठे हुए लोग नहीं कर सकते, ये आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। इसलिए पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं, और कार्यकर्ता जिस पार्टी के मजबूत हों उसको पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं होती। आज से 6 वर्ष पहले जब हमने जननायक जनता पार्टी की स्थापना की, पुरानी पार्टी के लोगों से कहा, भाई ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, पार्टी भी आपकी, चुनाव चिन्ह भी आपका, ये 20 विधायक भी आपके, बराए मेहरबानी करके आप इन्हें संभाल करके रखना। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जिनको हमने सब कुछ सौंपा, उन्होंने 9 महीने में पार्टी को धरातल से सरातल पे पहुंचाने का काम किया। 20 विधायकों से संख्या घट करके 1 पे आ गई, वोट की संख्या 23% से घट करके 1.5% पे आ गई। और दूसरी तरफ आपने 6 साल में जननायक जनता पार्टी का गठन किया था। उस दिन के बाद 9 महीने में ना केवल पार्टी को 10 विधायक चुन करके भेजने का काम किया, बल्कि 17.5% वोट भी आपके आशीर्वाद से मिले। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज उस ताकत को और बढ़ाने की जरूरत है। जो 17.5% वोट थे, उनको 51 में तब्दील करने की जरूरत है, और वो काम आप कर सकते हैं। अभी चुनाव राजस्थान के हुए, चुनाव के बाद फतेहाबाद में पत्रकार मुझे कह रहे थे कि आपकी तो 19 की 19 सीटों पे जमानत जब्त हुई है। मैंने उन्हें कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता काम करता है, पीछे मुड़ करके देखना उसका काम नहीं है। हमें ध्यान है जब 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए, 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में हम हार गए। चौधरी देवीलाल सोनीपत से लड़ रहे थे, चौटाला साहब हिसार से लड़ रहे थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। और थोड़े से समय के बाद चौधरी देवीलाल ने जन आंदोलन शुरू किया। 1987 आते आते आपके सामने हालात परिवर्तित हुए। 90 में से 85 सीट जीत करके इस देश में रिकॉर्ड स्थापित करने का काम जननायक चौधरी देवीलाल जी ने किया। ये बीज हमने बोया है, ये फल भी देगा, छांव भी देगा, हर तरीके से प्रफुल्लित भी होने का काम करेगा। ये वट वृक्ष भी बनेगा। परंतु उसके लिए हम कार्यकर्ताओं को उसे सींचने की जरूरत है। उसकी पेड़ की
जड़ में ड्रॉप डालने की जरूरत है, और वो तभी हो सकता है जब आप सब लोग मिल करके करें। इसके लिए पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। 20 तारीख तक घर घर जाएं, पार्टी के सदस्य बनाएं, लोगों के बीच में पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम लेकर के जाएं। कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है कि इस समय में हमारे काम नहीं हुए। उसके कारण हैं, एक तो आप पूर्ण बहुमत में नहीं, आप सरकार में 20% के हिस्सेदार हैं, और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तो इसी में गुजर गए। और फिर किसान आंदोलन चल पड़ा, उसकी भी मार अगर सबसे ज्यादा किसी पे पड़ी तो वो आप पर पड़ी। कानून बनाए केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया सांसदों ने, ना हमारा कोई सांसद था, ना केंद्रीय सरकार में भागीदारी। परंतु किसान नेता जो भाई टोल प्लाजाओं पे बैठे हुए धरना देते थे, वो एक ही मांग करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा किसी बात का समाधान नहीं होता। इस्तीफा अगर समाधान है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझसे ले जाओ और समाधान करवा लो। इस्तीफा तो हरसिमरत कौर बादल जी ने दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से। इस्तीफा तो मेरे भाई अजीज अभय सिंह चौटाला ने भी दिया था विधायकी से। कोई हल हुआ क्या? हल होता है बातचीत के जरिए, समाधान निकलते हैं सरकार से, ताकत से। अगर आपकी दी हुई ताकत हमारे पास सरकार में है तो आज ये 10 विधायक होते हुए भी हम आपकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान आपके बीच में बैठ करके करते हैं। आप जब भी कभी आधी रात भी जाते हैं, आपका टेलीफोन करके उस समस्या का समाधान करवाने का काम करते हैं। अब वो जमाने तो चले गए जब आप कोई चिट दे आते थे और हम कह देते जा लग गया नौकरी। अब वो जमाने तो बदल गए कि आप चिट देते थे, जा होगी तेरी ट्रांसफर। आजकल सब सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, तो इससे हमें सोचने की जरूरत है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये शेष समय जो बचा हुआ है 10 महीने का, इसमें लोगों को जागृत करने की जरूरत है, और वो काम पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप कार्यकर्ता साथ ही कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश और विनती है कि बूथ स्तर पे पार्टी को मजबूत करने का काम करें, ताकि निकट भविष्य में जब भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आए तो आपकी ताकत 2 गुनी होकर के 3 गुनी होकर के उभरने का काम करें। यही विनती और गुजारिश करते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आप अपने जरूरी काम में से समय निकाल करके, आज बहुत सारी ब्याह शादियां भी है, ऐसे समय में भी आप इतनी संख्या में यहाँ पे आए, आप सबका आभार है, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है, और पुनः आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करें, आभार करें। आप सब पधारे, आप सब ने इस कार्यक्रम को सुशोभित किया, इस रैली को कामयाब बनाया। मैं सभी कार्यकर्ता साथियों को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय चौधरी देवीलाल। देवीलाल की राही, देवीलाल की राही, चाले जेजेपी का सिपाही, चाले जेजेपी का सिपाही। With Mars, we have this idea that it is very commonly called as Mangalik. Mangalik is basically certain combinations of Mars are present in the horoscope, whether they're in the 7th house, 8th house, couple of other years are there. So that causes a disturbance in the married life. Previously, it used to be believed that it will cause death to the spouse. Today, mostly divorce or separation. But there are rituals and pujas that can be done to pacify that, or there are combinations. For example, normally what they do is that there's a horoscope matching that can be done, whether that other individual also has similar mangalik doshas, so it kind of cancels it out. So whenever somebody tells me that Gita says this, first question is, tell me the sloka, because the Gita is the most popular book
also is the most abused book. Really? People have their own understanding fed into the Gita. Gita ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है. Finally तो एक दिन पता चलेगा Gita मैंने one book will have for everything. Gita is wonderful text, but Gita is not at all an easy text. People have made it easy because they have their own understandings also they're fed into. Most people don't know Sanskrit. They read commentaries. Commentaries का भी commentaries पढ़ते हैं. And then they add up things and pick up 1-2 slokas from here and there and make up an idea. Acha, Gita may be saying that. Gita says a lot of things about a lot of things, by the way. Gita is a progression from chapter 1 to chapter 18. It is a progression. This episode is a deep dive into the basics and slightly intermediate aspects of Vedic astrology. If you're someone who doesn't know anything about even astrology in general, I think this episode is a fantastic theoretical starting point. Promise you, this one's heavy. It'll teach you a lot about astrology. It'll polish up your skills if you know the basics. And it's with a TRS All-Star. Rajeshi Nandi sir returns on TRS. Make sure you take notes for this one. It's one of the ultimate 101s on Vedic astrology on the Indian internet. Enjoy yourselves, guys, and keep learning with Rajeshi Nandi and TRS. The Emperor of Tantra is back. Rajeshi Nandi sir. Namaste. Welcome back. We're not going to be talking only about Tantra in this one. Mm-hmm. We're doing an astrology 101. Okay. And I had a lot of chances to do ABCs about astrology, the advanced explanation of it with lots of people over the years. Right. I was waiting for the right person. And I didn't even know that you knew about astrology until we had a little phone call where you helped me out a bit. And we won't talk a lot about my personal chart and all that. But this particular conversation is mainly so that people just understand astrology in its most classical form. Fundamentals. Yeah. ABCs of it. Right. And then maybe we'll build upon it. I don't know whether it'll be a 1-hour conversation or a 3-hour conversation. So let's just start talking. Where would you like to begin? I do have a slightly Western question to begin with, which is that when someone's born on a particular date of the year, so say you're born on June 1st, I'm technically a Gemini, according to the Gregorian explanation of it. How did the Gregorian calendar come up? How did these Gemini, Libra, Pisces and all these signs come up there? Did they take it from the East? Did it spread out of the East? Has it developed parallelly? Do they follow the same kind of principles that we do? Or is it something completely different? Because whatever research I've ended up doing, I feel like there are some parallels, but it's like a slightly less detailed system of what we have in the East. Sorry if I confused you at the top of this podcast. No, it's not confusing, but it's this covers a lot of ground. Okay. Your question. And before I start, Jai Ma Kamakya, Jai Bhairav Baba. Okay. So I believe that astrology or what we call as Jyotisha has been an integral part of Hindu Dharma. Okay, to the extent that it is believed that in order to have expertise in Vedas, there has to be certain Vedanga, which is limbs of the Vedas, a person must know. And of these limbs, various things are there, Sanskrit and ritualism and a couple of other things, not going into that. But one of the limbs is considered as Jyotisha. Jyotisha was considered as the eye of the Vedas. Okay, it gives you an ability to see beyond the normal. Okay. Now, development of Jyotish, when it comes to the West, I think it's possible that two aspects are there. Now, I can't be 100% sure of this because perhaps a historian will be able to tell you better. But there has been a parallel developments of astrology, both in ancient, West and as well as India. Plus, it is also possible that some parts of the astrological techniques that was there might have migrated from West to India. But once it came here, it not only got modified, it got, let's say, expanded to a level which was not there originally.
Some of the techniques. Now, this is what scholars believe. I personally have no opinion either way. It doesn't matter whether it fully organically developed here or it developed, but there was some input from the West also. I think some of the astrologers do mention texts with this title of Yavana and all that. Yavana means the Greek texts and all that. So there could have been some cultural exchanges. Okay. Now, coming to the first point is that there is, however, a strong difference between the Western astrology. For the sake of this conversation, I'll use the word Western astrology to denote all that is in the West, while we have Jyotisha here. Okay. One of the primary differences is that so the zodiac belt is an imaginary belt, by the way. Okay, looking at the stars and the nakshatras, so there are certain animal figures and all that have been created, and this was observed by people who are sort of sky watchers. It was independently observed in India, it was independently observed in the West, etc. So, but remember that it's an imaginary belt. So you are assuming that this is a belt like this. Okay, so and it is divided into what we call in our term the rashis or the houses. Okay, 12 rashis are there, 12 houses are there. As in 12 signs in the West. 12 signs. And for us it's 12 rashis. Rashis. Okay. Key difference is that the zodiac belt, there is okay. Before that also, let me just say that at an ancient time in India, astrology was not divorced from mathematics. So if you did not know, there is a part called Falita. Falita means which is predictive. And there is a part called Ganit. Ganit means mathematics. So if you did not know the mathematics, you could not become an astrologer. It's not possible. Today you have softwares and this and that to make things. But those days you need to know, how will you calculate the position, tentative position of the planets? There's a saying I learned on the show. They say that mathematics is the language of the universe, which is so true. Every subject is the language of the universe, if you go to that depth. It's not just mathematics. If you develop the eyes, you will enjoy the orchestra very well. Okay. Just general statement. Sure. No, I understand what you're saying. So coming back to what we were discussing. So these, so the calculation part. So as I mentioned, there's a mathematics that is involved there. Okay. And there's a mathematics involved in the West also. So people who were sort of astronomers, obviously in astronomy there is mathematical ability that is required. Not everybody can do that. So only more or less those people, or those who had a scientific mindset, by the way, they were the people interested in things like astrology. Okay. So for example, I think if I'm not mistaken, even Newton had, while he was a great scientist, he also had many of these beliefs and he had written about these things. Okay. So it was something that was not divorced from each other. It was parallel to each other. If you were not good with looking at the skies and figuring out the constellations and things like that and the mathematics, you could not do this. Okay. Now, having said that, so there is a calculation based on which the zodiac is defined. Okay. Some mathematical calculation is there inherently. Here, there is something known as precision of equinoxes. I'm not going into the details of it. Okay. This is from astronomy. Anybody interested can, find out more of this. But so the zodiac is an imaginary belt. Now from the Hindu philosophers, they saw the zodiac in the background of the stars, the nakshatras. The stars are very far off. So stars are outside of our galaxy. They're very far off. Okay. So on the background of the stars, they defined the zodiac belt. Whereas the West did not do it this way. They defined the zodiac belt using some other parameters. Okay. Now this caused over long periods of time, this caused a difference in the tilt of the zodiacs. To the degree, this may all just bear with me for some time, because this may all be a little but sounds technical, but it's not actually that difficult. So basically what happens is, effectively, the Western zodiac and the Jyotisha zodiac has about, I think, 23-24 degrees difference in the tilt. Okay. Which results in what? So if you are born in, so when you say a general statement that I'm a Gemini or a Taurus or whatever it is, so first of all, the very average statement is that's taken as the position of the sun. Okay, in the Western system, the sun is in Gemini, sun is in Taurus, so you are saying that you are in Taurus.
But if you use the Hindu calculation, you might find that the position is different. Instead of Taurus, it may be in Aries. I will have to just pause you here and make it slightly simpler. I've got what you're trying to say. When you're born, there's a map of the sky above you. Right. Now, for the map of the earth, you draw out the land, you draw out the mountains, you draw out the oceans. That's how you know where you are. Correct. In order to draw out the sky, you can only do that through the positions of the sun, of planets in your solar system, and of the stars. Sort of. Now, the stars can be divided, the entire map of the sky above you can be divided into 12 parts. 12 parts, yes. And depending on where the sun is, where Mars is, where Venus is, that has certain astrological effects. Correct. Now, you're saying the difference between the Western and the Eastern way of looking at the same subject is that we have a 23-degree difference in the map. So the map has just slightly moved 23 degrees away. Sort of. And this is, in Hindu system, we call the Ayanamsha. That's a term that's used, Ayanamsha. Basically, this 23-degree difference causes a difference in the position of the planets when you are trying to make a chart. Okay. Difference number one. Difference number two is that the West uses certain different techniques, at least the older astrological writings, little bit that I've gone through. I'm not extremely proficient in the Western system. It uses a different set of techniques, whereas the Hindus use a different set of techniques. We have wide variety of techniques because Jyotish has been developed over centuries by some of the finest minds, Parashara, Varaha Mihira, etc. They were fantastic people, excellent high IQ, terrific individuals. Okay, so as I said, they were also capable and knowledgeable in multiple other fields. In mathematics and things like that. So it went in parallel. So obviously somebody who's good in mathematics has to be highly intelligent. There are international listeners. There are people who may not be open to the Eastern way of looking at things. But for the sake of understanding the subject much more in detail, I think at this point we should head straight into the Eastern breakdown of astrology. Correct. And I feel that whether or not you believe in the Eastern school of thought or the Western school of thought, by the end of this conversation, you'll have learned a lot and you'll be able to apply it in whatever format of astrology you're following. I'm also learning about these in this much detail for the first time. Okay. But before I let you continue, again, I'm going to give some basics here which I picked up from the show. And please correct me wherever you think I'm wrong. Like you can interrupt. First rule is that when a baby is born, they note down the time, they note down the place, and obviously the date. Right. And that's the map of the sky that you draw out on your astrological chart. Correct. That's the basic. Then the other logic here is that each of these planets, the sun, each of these celestial bodies, like the sun, the moon, and the planets, and even their combinations, have a certain kind of effect on the astrological chart. Correct. BK Shivani on this show said that astrological charts are great representations of a soul's journey till the point they took this birth. In terms of all the karmas from the previous births land up as this astrological chart. And it's a likely scenario of what can happen